नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी कर रहे सभी एस्पिरेंट्स के लिए हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम 4 दिसंबर 2025 के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर गहराई से चर्चा करेंगे और ये इस श्रृंखला का पहला भाग है। हाँ, और आज की चर्चा का जो एक धागा है वो बड़ा दिलचस्प है। कैसे भारत का अतीत, वर्तमान और भविष्य सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। हम 13वीं सदी के एक साम्राज्य से शुरू करेंगे, फिर आज की आधुनिक योजनाओं पर आएंगे और अंत में भारत के भविष्य के रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं को समझेंगे। और ये भी हो सकता है कि इनमें से कुछ विषयों पर हम पहले भी बात कर चुके हों, तो सुनने वालों के लिए एक अच्छा रिवीजन भी हो सकता है। हाँ, ये तो है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इतिहास से और एक ऐसे शासक से जिनका नाम है चाओलुंग सुखाफा। हाल ही में असम दिवस पर उन्हें याद किया गया था। उन्हें बृहद असम यानी वृहत्तर असम का निर्माता भी कहा जाता है। उन्होंने ही अहोम साम्राज्य की नींव रखी थी, जिसने असम पर लगभग 6 सदियों तक शासन किया। 6 सदियां, ये कोई छोटी बात नहीं है। मतलब 600 साल। वही तो, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य जैसे बड़े बड़े साम्राज्य भी इतने लंबे समय तक नहीं टिक पाए। जरूर इनकी नींव में कोई खास बात रही होगी। बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है उनकी प्रशासनिक व्यवस्था। उन्होंने राज्य को खेल या फॉइड नाम की इकाइयों में बांटा था। खेल? हाँ, खेल। और हर इकाई की जिम्मेदारी थी कि वो राज्य को एक निश्चित संख्या में पाइक मुहैया कराए। पाइक? ये कौन थे? पाइक मतलब 16 से 50 साल के पुरुष। उनके लिए राज्य की सेवा करना अनिवार्य था। तो ये एक तरह से कॉन्स्क्रिप्शन जैसी व्यवस्था थी? एक तरह से हाँ, लेकिन ये सिर्फ सैन्य सेवा नहीं थी। पाइकों से सड़कें बनवाने, तालाब खुदवाने, मतलब दूसरे सार्वजनिक काम भी करवाए जाते थे। और बदले में? बदले में उन्हें वेतन नहीं मिलता था, बल्कि खेती के लिए जमीन का एक टुकड़ा मिलता था। लेकिन उनकी सफलता का असली राज कुछ और था। अच्छा, वो क्या था? उनकी विस्तार नीति। वो विनाश की नहीं, बल्कि मेल मिलाप और विलय की नीति थी। मतलब जब वो इस इलाके में आए तो उन्होंने वहां पहले से रह रहे आदिवासी समुदायों को खत्म करने की कोशिश नहीं की, जैसे सुतिया, मोरान और कछारी समुदाय। तो उन्होंने क्या किया? बल्कि उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, उनकी परंपराओं को अपनाया और उन्हें अपनी व्यवस्था में जगह दी। एक तरह से एक साझा संस्कृति बनाई। ये तो आधुनिक भारत के यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के सिद्धांत का एक ऐतिहासिक उदाहरण लगता है। बिल्कुल, और इसीलिए आज भी असम के एकीकरण में उन्हें एक नायक के तौर पर देखा जाता है। चलिए अब एक ऐसे ही समुदाय की बात करते हैं जो अपनी पहचान और संस्कृति को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। ओडिशा का बोंडा समुदाय। हाँ, ये बिल्कुल सही कनेक्शन है। बोंडा जनजाति ओडिशा के मलकनगिरी जिले की पहाड़ियों में रहती है और ये एक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह मतलब पीवीटीजी है। और इन्हें भारत की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक माना जाता है ना? हाँ, हाल ही में ये पीएम जनमन योजना की वजह से चर्चा में है। इसके तहत उन्हें फूस की झोपड़ियों से पक्के घरों में शिफ्ट किया जा रहा है। जब हम कहते हैं कि ये सबसे पुरानी जनजाति है, तो इसका मतलब क्या है? मतलब हम ये कैसे जानते हैं? इसका मतलब है कि उनका वंश ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाई समूह से जुड़ा है, जो भारत में आने वाले शुरुआती मानव समूहों में से एक था। अच्छा। उनकी भाषा रेमो भी इसी परिवार की है और आज की मुख्य धारा की भाषाओं से बिल्कुल अलग है। और उनकी अर्थव्यवस्था वो किस पर निर्भर करती है? पूरी तरह से प्रकृति पर। शिकार, जंगल से कंद मूल इकट्ठा करना और एक खास तरह की खेती जिसे वो डांगर चास कहते हैं। डांगर चास? ये झूम खेती जैसी ही है? हाँ, ये एक तरह की झूम खेती ही है, पर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दुविधा भी है, खासकर जब विकास की बात आती है। दुविधा कैसी? देखिए, पीएम जनमन जैसी योजनाएं उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा और पक्के घर जैसी सुविधाएं तो दे रही हैं, पर असली चुनौती यही है कि ये विकास उनकी सदियों पुरानी जीवन शैली और पर्यावरण के साथ संतुलन कैसे बनाएगा। और उनकी सामाजिक संरचना पर इसका क्या असर पड़ेगा? उनका समाज काफी हद तक मातृसत्तात्मक है और चिंता की बात यह है कि उनकी साक्षरता दर सिर्फ 6% है और आबादी भी बस 7,000 के करीब। सिर्फ 7,000? हाँ, इसलिए उन्हें विलुप्त होने का खतरा है। पक्के घर और सड़कें उन्हें मुख्य धारा से जोड़ेंगे, लेकिन इससे उनकी अनूठी संस्कृति और भाषा के खो जाने का डर भी है। ये वाकई विकास और संरक्षण के बीच की एक बहुत ही नाजुक रेखा है। सही कहा। संस्कृति को बचाने का एक और तरीका है स्थानीय उत्पादों को पहचान देना, और हाल ही में तमिलनाडु को इसमें बड़ी कामयाबी मिली है। एक साथ 5 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। बिल्कुल, और यह सूची दिखाती है कि जीआई टैग कितनी विविध चीजों को मिल सकता है। कपड़ों से लेकर
खाने की चीजों और शिल्पकला तक। तो पहला नाम है वोरेयूर कॉटन साड़ी। हाँ, ये तिरुचि जिले की साड़ी है जो अपने कोरोवाई बॉर्डर के लिए मशहूर है। ये कोरवाई तकनीक, ये क्या होती है? कोरोवई एक बहुत ही जटिल बुनाई तकनीक है। इसमें साड़ी का मुख्य हिस्सा और उसका बॉर्डर अलग अलग बुना जाता है और फिर उन्हें एक इंटरलॉकिंग तकनीक से जोड़ा जाता है। अच्छा। इससे बॉर्डर को एक मजबूत और आकर्षक कॉन्ट्रास्ट मिलता है। देवांग समुदाय के बुनकर इसे पीढ़ियों से बनाते आ रहे हैं। सूची में आगे है थुयामाली चावल। इसका नाम बड़ा काव्यात्मक है, शुद्ध चमेली। हाँ, क्योंकि ये चावल पकने के बाद मोती की तरह चमकता है। फिर है काविंदपति नाट्टू सक्करा, जो एक तरह का ऑर्गेनिक गुड़ पाउडर है। और चौथा है नामक कल चट्टी। ये तो सोपस्टोन से बने बर्तन है ना? बिल्कुल, ये दक्षिण भारत के कई घरों में आज भी इस्तेमाल होते हैं। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि जीआई टैग सिर्फ खाने की चीजों को नहीं बल्कि सदियों पुरानी शिल्पकला को भी बचाता है। और आखिरी है अंबा समुद्रम चोपू सामन। हाँ, ये लकड़ी के छोटे छोटे खिलौने हैं, जैसे रसोई के बर्तन के मिनिएचर सेट। जीआई टैग का असली महत्व यही है। ये सिर्फ एक लेबल नहीं, ये उस उत्पाद की कहानी, उसकी गुणवत्ता और उसे बनाने वाले समुदाय की विरासत को प्रमाणित करता है। चलिए अब कुछ पर्यावरण से जुड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। पहली खबर तेलंगाना से है, जहां एक खदान का काम एक उल्लू के घोंसले की वजह से 1 महीने के लिए रोक दिया गया। हाँ, ये रॉक ईगल आउल था। इसका वैज्ञानिक नाम बूबो बेंगलेंसिस है और यूपीएससी के नजरिए से देखें तो इसका संरक्षण स्टेटस महत्वपूर्ण है। क्या स्टेटस है इसका? IUCN की रेड लिस्ट में ये लीस्ट कंसर्न यानी कम चिंतनीय श्रेणी में है, लेकिन ये साइट्स के परिशिष्ट 2 में शामिल है, जिसका मतलब है कि इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सख्त नियंत्रण है। ठीक है। ऐसी ही एक और दिलचस्प खबर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से है, जहां चापराला वन्यजीव अभयारण्य में एक दुर्लभ स्ट्रिएटेड ग्रास बर्ड देखा गया है। और ये एक बहुत बड़ी घटना है। ये पक्षी आमतौर पर हिमालय की तलहटी में पाया जाता है। इसका महाराष्ट्र में मिलना एक बड़ी रेंज एक्सटेंशन है। तो इससे क्या पता चलता है? ये दिखाता है कि कैसे जलवायु परिवर्तन की वजह से प्रजातियां अपने पारंपरिक घरों को छोड़कर नई जगहों पर जाने को मजबूर हो रही हैं। मेंस के उत्तर के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है। और इस अभयारण्य की अपनी क्या खासियत है? ये प्राणहिता नदी के किनारे है, जहां वर्धा और वैनगंगा नदियों का संगम भी होता है। मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदीय पारिस्थितिकी तंत्र है। नदियों की बात चलिए तो चंबल का जिक्र भी कर लेते हैं। चंबल के बीहड़ों को सुधारने की कोशिशें चल रही हैं। हाँ, और भौगोलिक रूप से ये बैडलैंड टोपोग्राफी का एक क्लासिक उदाहरण है, जो मिट्टी के कटाव से बनती है। और ये चंबल नदी कहाँ से निकलती है? ये यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी है, जो मध्य प्रदेश के जानापाव से निकलती है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका राष्ट्रीय अभयारण्य गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियालों का सबसे बड़ा घर है। और पर्यावरण से जुड़ी आखिरी खबर, मौसम विभाग ने इस साल उत्तर भारत में सामान्य से ज्यादा शीतलहर की चेतावनी दी है। हाँ, और ये आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिहाज से एक अहम विषय है। शीतलहर को परिभाषित कैसे किया जाता है? IMD के अनुसार जब मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से नीचे चला जाता है या सामान्य से 4.5 से 6.5 डिग्री कम हो जाता है तो उसे शीतलहर कहते हैं। और गंभीर शीतलहर? जब गिरावट 6.5 डिग्री से ज्यादा हो। इससे हाइपोथर्मिया और फ्रॉस्टबाइट जैसे स्वास्थ्य खतरे पैदा होते हैं, खासकर बेघर और बुजुर्गों के लिए। चलिए अब विज्ञान और तकनीक की बात करते हैं। WHO ने वजन घटाने वाली GLP-1 दवाओं पर वैश्विक दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दवाएं बहुत चर्चा में हैं। हाँ, और चर्चा की वजह भी है। GLP-1 मतलब ग्लूकेगॉन लाइक पेप्टाइड 1 एक प्राकृतिक हार्मोन है जो हमारे शरीर में खाना खाने के बाद आंतों से निकलता है। और ये क्या करता है? ये दिमाग को बताता है कि पेट भर गया है। ये दवाएं जैसे कि सेमाग्लूटाइड इसी हार्मोन की नकल करती हैं। अच्छा, ये तो वही दवाएं हैं जो आजकल सोशल मीडिया पर स्किनी पेन के नाम से मशहूर हो रही हैं। बिल्कुल, और WHO के दिशा निर्देश इसी बढ़ते चलन को नियंत्रित करने के लिए है ताकि इनका गलत इस्तेमाल ना हो। मतलब ये सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए। हाँ, ये दवाएं मधुमेह और मोटापे के इलाज में क्रांतिकारी हैं, लेकिन इनका उपयोग सुरक्षित
और प्रभावी तरीके से होना चाहिए, ना कि कॉस्मेटिक कारणों से। ठीक है। अब जरा भारत की वैज्ञानिक ताकत की बात करते हैं। NCPOR यानी राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र ने हाल ही में अपने 25 साल पूरे किए। और ये संस्थान भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। ये गोवा में स्थित है। और ये काम क्या करता है? अंटार्कटिका में हमारे 2 रिसर्च स्टेशन हैं, मैत्री और भारती, और आर्कटिक में एक स्टेशन है, हिमाद्री। इन सभी अभियानों को NCPOR ही संचालित करता है। तो ये सिर्फ बर्फ का अध्ययन नहीं करता है, जो भारत के वैज्ञानिक कूटनीति का एक अहम हिस्सा है। और अंत में एक ऐसी ही रणनीतिक महत्व की खबर। भारतीय नौसेना लक्षद्वीप के बितरा द्वीप पर एक टुकड़ी स्थापित कर रही है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये एक बहुत ही अहम कदम है। बितरा लक्षद्वीप का सबसे छोटा बसा हुआ द्वीप है। और ये वहाँ तीसरा नौसैनिक ठिकाना होगा, है ना? हाँ, कावारत्ती में INS द्वीप रक्षक और मिनिकॉय में INS जटायु के बाद ये तीसरा होगा। निश्चित रूप से रणनीतिक तौर पर ये मजबूती देगा, पर क्या स्थानीय आबादी और लक्षद्वीप के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके प्रभाव को लेकर भी कोई चिंता जताई गई है? ये एक बहुत ही जायज चिंता है। लक्षद्वीप के द्वीप मूंगी की चट्टानों पर बने हैं, जो बहुत संवेदनशील होते हैं। तो सरकार और नौसेना को ये सुनिश्चित करना होगा कि इसका विकास पर्यावरण के नियमों का पालन करते हुए हो। लेकिन रणनीतिक दृष्टिकोण से हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी को देखते हुए यह बहुत जरूरी कदम है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो क्या तस्वीर उभरती है? तस्वीर ये उभरती है कि कैसे भारत का अतीत, जैसे सुकफा का समावेशी शासन, वर्तमान की चुनौतियों जैसे जनजातीय विकास के लिए सबक दे सकता है। और कैसे बितरा द्वीप पर एक छोटा नौसैनिक अड्डा हिंद महासागर में भारत की बड़ी रणनीतिक भूमिका को दर्शाता है। बिल्कुल, एक UPSC एस्पिरेंट के लिए इन अलग-अलग बिंदुओं को जोड़कर ये बड़ी तस्वीर देख पाना ही सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। और आज की चर्चा से एक सवाल मेरे मन में रह गया है, जिस पर हमारे श्रोता भी सोच सकते हैं। हमने विकास और संरक्षण के बीच संतुलन की बात की, चाहे वो बोंडा जनजाति हो या लक्षद्वीप का इकोसिस्टम। सवाल यह है कि क्या विकास का कोई ऐसा मॉडल संभव है जो परंपरा और पर्यावरण को साथ लेकर चले, या फिर हर विकास की एक कीमत चुकानी ही पड़ेगी? ये एक बहुत गहरा सवाल है और शायद आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौती भी। इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही इस श्रृंखला के दूसरे भाग के साथ वापस आएंगे।